हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस क्लास में हम लोग अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 1 से 20 तक के क्वेश्चंस को किया था। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यह है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या चीज़ है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, या फिर छात्रों का विश्वास, या फिर उसके शिक्षण के प्रति आस्था। तो आपको अच्छे से देखते हुए आंसर करना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत है। तो सही आंसर को ही हमें यहाँ पर टिक करना होगा। 21 का जो राइट आंसर होगा ना, ये हो जाएगा छात्रों का विश्वास। नेक्स्ट है अच्छा अध्यापक वह है जो हम गुड टीचर किसे कहेंगे? मेधावी व परिश्रमी हो उसे कहेंगे, या फिर अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, या फिर सदा जीवन व्यतीत करता हो, और है अपने विषय में प्रवीण हो। तो अच्छा टीचर या फिर अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो। अगर सच्ची लगन वह नहीं रखेगा, बस पैसे कमाने के लिए टीचर बना है, तो बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पाएगा और बच्चे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई में मन भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, उसी को हम अच्छा अध्यापक कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से। अगर हम एजुकेशन का प्रसार करेंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत होगा। हाँ, हो सकता है इससे। नेक्स्ट है अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या फिर ऑल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तीनों ही होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा, साथ ही साथ जितने भी अंधविश्वास हैं उसमें कमी आएगी, और आर्थिक विकास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका रेट क्या होगा? यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन फोर्थ यानी कि ऑल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कहीं वही बच्चा कहीं बाहर आपको मिल गया, तो उसे आप किस तरह से ट्रीट करेंगे? अजनबी की तरह करेंगे? क्या उसको देख करके इग्नोर मार देंगे, मुंह फेर के चल जाएंगे? ऐसा नहीं करना है। उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे? ऐसा भी नहीं करना है। देखो, आप गुड टीचर हैं तो आपको उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अपनाना और लागू करना बहुत ज़रूरी है। बहुत गंभीर होकर या फिर मित्रों की तरह, गंभीर होकर भी आपको क्लास से बाहर नहीं मिलना है। मित्रों की तरह और इनफॉर्मल वे में नहीं, फॉर्मल में आपको मिलना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि यार दोस्ती की तरह नहीं, मित्रों की तरह ही मिले, फ्रेंडली वे में ही आप बात करें उससे, लेकिन फॉर्मल हो, वो इनफॉर्मल ना हो। नेक्स्ट है शिक्षण क्या है? व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या है? कौशल है, यानी कि स्किल है, आर्ट है, क्रिया है, या फिर तपस्या क्या है? तो शिक्षण जो है ना, ये एक क्या है? कौशल है। अगर कौशल नहीं होता, इसकी जगह कुछ और भी अदर ऑप्शन होता, कला होता रहता ऑप्शन में, तो कला को आप सही कर सकते हैं, लेकिन कौशल है तो इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट है शिक्षा तभी सार्थक होगी जब। शिक्षा कभी कब सार्थक होगी? कब इसे फ्रूटफुल माना जाएगा या फिर सक्सेसफुल माना जाएगा? पाठ्यक्रम केंद्रित हो, सिलेबस सेंटर्ड होगा, तब हम इसको सार्थक मानेंगे। छात्र केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड, रोजगार केंद्रित, और समाज केंद्रित। तो अभी जो शिक्षण शास्त्र है ये कहता है कि छात्र केंद्रित होना चाहिए, तभी शिक्षा सार्थक होगी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप पढ़ाएंगे भी तो छात्र को सेंटर में रख करके, ध्यान में रख करके पढ़ाएंगे, तभी सार्थक माना जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है शिक्षक की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टीचर्स के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की? प्रधानाध्यापक को, शिक्षकों को, सरकार को, या फिर शिक्षाविदों को? अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। शिक्षण होगा। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? अब टीचिंग की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ऑब्वियस है टीचिंग कौन कराएगा? टीचर कराएगा। तो उस जो भी प्रॉब्लम आएगा वहाँ पर वो कौन सॉल्व कराएगा? समस्या जो भी आएगा समाधान कौन करेगा? तो ये शिक्षक ही करेगा। नेक्स्ट है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? इवैल्यूएशन सबसे अच्छे तरीके से कौन करते हैं? शिक्षक की। उनके प्रधानाचार्य, शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग, या फिर विशेषज्ञ?
तो इसका मूल्यवान जो है ना वो एक शिष्य ही बहुत अच्छे तरीके से करेगा, क्योंकि उससे वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। बच्चा स्टूडेंट जो है ये प्रिंसिपल से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, लेकिन वो टीचर से डायरेक्ट जुड़ा होता है, तभी ये अच्छे तरीके से जानता है, एक शिक्षक को भी, टीचर को भी, और टीचर भी बच्चे को अच्छे तरीके से जानेंगे। आपके विचार से शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपको एज ए टीचर यहाँ पर मानना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को, है ना। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, क्या ये उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का? या फिर छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या फिर छात्रों को या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास करना? शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना। देखो ऑप्शन बी में मानसिक, तो सर्वांगीण विकास में ही मानसिक आ जाएगा, सामाजिक आ जाएगा, बौद्धिक और भी जितने डेवलपमेंट है वो सभी सर्वांगीण विकास में आ जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ वाला हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? आप सिलेबस का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको किन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य को तो हम ध्यान में रखेंगे ही, क्योंकि तभी तो हम उस बेसिस पर बच्चों को पढ़ाएंगे ना। और साथ ही साथ छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक होने चाहिए, इंस्पिरेशन होने चाहिए क्या एक प्रिंसिपल? अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, यह सभी? तो ये सभी एक हेडमास्टर या फिर आप कह सकते हैं प्रिंसिपल जो है उनके अंदर में कैरेक्टर होने चाहिए, ये सभी। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? कल भी डिस्कस किया था हमने। तो ये शिक्षक नहीं, बालक केंद्रित होने चाहिए। कैसा? तो ये चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र होने से कुछ नहीं होता है। अध्यापन के प्रति उच्च विचार, बस विचार रखेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता, राइट आंसर हमारा होगा अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। किसके प्रति? अध्यापन के प्रति। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 14 नंबर होगा यहाँ पर। अध्यापक का मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? अध्यापक का मुख्य रूप से, अध्यापक नहीं होगा, अध्यापन होगा, क्या होगा यहाँ पर? एक मिनट। अध्यापक का मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह? अध्यापन होगा यहाँ पर, नहीं अध्यापक ही होगा। अध्यापक जो है ये मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज एवं छात्रों के प्रति। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? जो बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उसका मेन रीज़न क्यों है? क्यों बच्चे बीच में ही क्लास छोड़ करके भाग जाते हैं? तो ये स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, या फिर ये सभी? तो देखो बाल श्रमिक बनने की उनकी लालसा तो होती नहीं है, और छात्रों का अध्यापक से डरना ये भी नहीं होगा। तो मेन कारण हो सकता है कि स्कूल का नीरस वातावरण, शायद बच्चों को वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा होगा, या फिर बच्चों को पढ़ाई समझ में नहीं आ पा रही होगी। तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है, अध्यापक के कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक के कार्य क्षमता को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कई स्कूल प्रशासन द्वारा अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर ये सब नहीं होगा। आपको पॉजिटिव वाला ही यहाँ पर चूज़ करना है ऑप्शन, वेतन देकर नहीं, कड़ा प्रशासन वहाँ पर हमें नहीं लागू करना है, और परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर नहीं, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके।
एनकरेज करके हम उसकी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण उद्देश्यहीन शिक्षा है। बच्चे पढ़ते जा रहे हैं लेकिन लाइफ में क्या करना है उन्हें गोल का पता ही नहीं है, तो ये एक मेन रीज़न होगा। 10th कर लिए, 10th के बाद उनका अगला जो एम होता है वो 12th करने का, उसके बाद यहाँ पर यूजी करने का। अब इसके बाद उनको सोचना पड़ता है कि हम करें तो करें क्या, यहाँ पर कोई आइडिया नहीं होता है। तो इस तरह से उद्देश्यहीन शिक्षा ही जो है ना शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है। शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन उनको बेरोजगार नहीं मिल रहा है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? तो ये लोकतांत्रिक वाला जो क्लासरूम लीडरशिप है इसे सबसे अच्छा माना गया है। और लोकतांत्रिक ही होने चाहिए क्लासरूम में क्या नेतृत्व एक टीचर का। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सीखने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? पहला गुण क्या होना चाहिए? मान लो कोई भी विषय वस्तु है, छात्रों को सरलता से सिखाना है आपको, तो आप टीचर हैं तो आपका गुण क्या होना चाहिए? विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। विषय वस्तु का ज्ञान तो हो गया, यहाँ पर आत्मविश्वास क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास रहेगा और सब्जेक्ट नॉलेज ही आपको नहीं होगा तो आप वहाँ पर अच्छे से सरलता से इजी वे में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? बी और सी में आंसर को देखते हैं, थोड़ा सा सोचने के बाद ही आंसर करेंगे आप लोग भी। विषय वस्तु का ज्ञान होगा तो क्या वो पढ़ा पाएगा बच्चों को? प्रभावी अभिव्यक्ति यहाँ पर राइट आंसर होगा, उनको प्रभावी अभिव्यक्ति होगा तो कितना भी कठिन टॉपिक क्यों ना हो वो उसे सरलता से सिखा पाएगा बच्चों को। नेक्स्ट है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? आप एक टीचर हैं और बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं, तो बच्चों के पेरेंट्स कभी भी मिलने नहीं आ रहे हैं, आप उनको बुला रहे हैं फिर भी, मतलब हाँ नोटिस वगैरह देते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम आ गया उसके बाद क्या होता है पेरेंट मीटिंग रहता है, फिर भी वो नहीं आ रहे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो उनको अभिभावकों को लेटर लिख के देंगे कि आप लोग आइए करके। जब नहीं आएंगे तब उनसे मिलने के लिए जाना होगा। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा कि अभिभावक को लिखेंगे, पत्र लिख करके भेज सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 40 क्वेश्चंस। कल 20, आज 20 हम लोगों ने डिस्कस किया 40। और झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस आएंगे 100 में से। तो आपका टारगेट 30+ होना चाहिए ताकि आपको सरकारी कॉलेज यहाँ पर मिल सके। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि शिक्षण अभियोग्यता है, ये कोई भी एंट्रांस एग्ज़ाम हो, टीचिंग एंट्रांस एग्ज़ाम, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते ही हैं। आपके यहाँ पर योग्यता को जांचा जाता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं, आपको कितना पता है पहले से, तो इसीलिए तैयारी करके जाना। और मार्क्स के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर क्या होगा, कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। 60+ अगर आप लाएंगे तो चांस रहता है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। मेरा 62.5 था, रांची जो गवर्नमेंट कॉलेज है वुमेन वाला बारियातू में, यहाँ पर हुआ था, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ से जिसके कारण मैं वहाँ पर एडमिशन नहीं ली। तो आप लोग कोशिश करना 65 लाने का, कोई भी कैटेगरी से हो आपको मिल जाएगा सरकारी कॉलेज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चंस को लाया जाएगा इसी तरीके से। और सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा।